हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 17 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। जिस तरह से हमने लास्ट चैप्टर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किया था, उसी प्रकार से इस चैप्टर के भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। बुखार के समय संवातन दर, संवातन का मतलब होता है ब्रीदिंग। बेटा जी क्या होता है? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट। ठीक है। तो जब हमको बुखार हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, जो सांस को अंदर ले रहे हैं, जो बाहर छोड़ रहे हैं, जिस इसको ये जो फिजिकल फिनोमिना होता है इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। श्वसन अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीदिंग अलग होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको पूछा कि ब्रीदिंग रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमको बुखार होता है तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। मनुष्य के अंदर श्वसन का प्रकार है। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा था, लाइक गिल्स के थ्रू, ट्रैकियल के थ्रू, स्किन के थ्रू। ओके। तो काफी सारे टाइप्स हम लोगों ने देखा था। हमको पूछा ओनली ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन का टाइप होता है वो कौन से टाइप का होता है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर क्या यूज करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं, लंग्स का। और लंग्स के लिए टर्म्स यूज होता है पल्मोनरी। ठीक है, पल्मो टर्म्स यूज होता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। गिल्स आपको पता है किसके अंदर होता है? फिशेस के अंदर होता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है। त्वचा के थ्रू जो लोअर एनिमल होते हैं, जैसे कि बात करें पोरीफेरस लैंट्रेट्स, इनके अंदर स्किन के थ्रू, या फिर ऐसे बोले कि एम्फीबियंस के अंदर भी कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि फ्रॉग की बात करें तो वो स्किन के द्वारा भी कर सकता है, वो गिल्स के द्वारा, अगर उसका टेडपोल लार्वा हो तो वो गिल्स के थ्रू करता है। ओके। लंग्स के थ्रू भी अडल्ट करता है। तो उस कंडीशन के अंदर फ्रॉग के केस में हमको सारी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखना। भिन्न जंतुओं में, यानी अलग अलग जंतुओं की बात कर रहा है, श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन आपको पढ़ना है। ये कथन है, 3 कथन हमको दे रखा है, तीनों कथन के बारे में हमको देखना है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। बिल्कुल। देखो बेटा, श्वसन का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको ये बताता हूं। श्वसन, श्वसन का मतलब होता है, देखो इसके अंदर एक तो ब्रीदिंग भी आती है, ब्रीदिंग आती है, प्लस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ना, ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज टूटता भी है, ऐसे बोले कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों चीजें आती है श्वसन के अंदर। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ब्रीदिंग तो हमने देख लिया था, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दैट्स इट, इतना ब्रीदिंग हो गया। अब गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से आपको पता है कहाँ पे जाएगी, ये कोशिकाओं के पास जाती है। और कोशिका क्या करती है? ग्लूकोज को उस ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ब्रेक करती है, तोड़ती है, जिससे क्या बनता है? वाटर एंड CO2 बनता है, और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? ATP के फॉर्म में। इसी ATP को पाने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा हमको मिलती है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये ऊर्जा कहाँ पर, यानी सॉरी, ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? हम जो भोजन करते हैं, संचित भोजन की बात करो या फिर जो हम लोग भोजन खाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में, संचित हो गया तो आपको पता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो भोजन में क्या होती है? संचित ऊर्जा होती है। और ये कब निकलती है? जब श्वसन हम लोग करते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तब ये निर्मुक्त होती है, तब ये बाहर रिलीज होती है। तो पहला ऑप्शन का तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला। दूसरा ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना, कोशिका के अंदर, सेल की बात कर रहा है, कोशिका के अंदर
ऑक्सीजन का उपयोग करके, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज आपको मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकोज C6H12 है और 6 ग्लूकोज किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। देखो ये इक्वेशन हमने अभी पढ़ा है, CO2 प्लस H2 के अंदर टूटता है, साथ में क्या निकलती है? एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये सेकंड वाला जो कथन है वो भी सही है। थर्ड की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन क्या कहा जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय। गलत हो गया बेटा ये तो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो होता है अवायवीय। क्या होता है? अवायवीय, राइट। ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो होता है एनएरोबिक, और यहां पर इसने उल्टा बता दिया। तो इसने पूछा कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हवा जब नासिका से निकलती है, यानी हमारा जो नेजल वाला पार्ट होता है, नेजल कैविटी वाला जो पार्ट होता है बेटा जी, यहां से जब एयर निकलती है तो नासिका द्वारा यानी नेजल कैविटी के अंदर किया गया कार्य, अब यहां से जैसे हवा गुजरती है तो इसका रोल क्या होता है? राइट। तो मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ओके, क्लियर है? ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, हवा को गर्म किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई, तो जब आप सांस अंदर लेते हो या फिर आप मॉर्निंग वॉक में निकलते हो, तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो इतनी ठंडी हवा रहती है कि हमारे लंग्स तक जाते जाते ये जो नेजल कैविटी होती है उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देती है। तो ये बिल्कुल सही काम है, क्योंकि ठंडी हवा हम ले रहे हैं, लो टेम्परेचर की हवा ले रहे हैं, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करना जरूरी है। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? इस नेजल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, राइट बेटा। हवा को ये मॉइस्ट किया जाता है, बिल्कुल हवा को ये थोड़ा सा नम भी करता है, ठीक है, नम बनाए, उसको नमी प्रदान करता है, थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है हवा, ड्राई नहीं रहती। थर्ड की बात करें तो हवा को छाना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं यहां पर? हेयर। ये क्या रोल अदा करते हैं? एक्चुअली मान लो बाहर हवा के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेगा? इन धूल के कणों को हमारे अंदर जाने से रोकता है। तो याद रखना इसके क्या क्या कार्य हो गया, सभी कार्य इसके सही है, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी से संबंधित नहीं है? ग्रसनी किसको बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। 3 पार्ट होते हैं ग्रसनी के। नासा ग्रसनी ये भी फेरिंग्स का पार्ट है। मुख गुह्य जिसको हम लोग ओरोग्रसनी बोलते हैं, ये भी सही है। कंठ ग्रसनी जिसको हम लोग लैरिंगो फेरिंग्स बोलते हैं, ये भी सही है। ट्रेकिया ये इसका पार्ट नहीं है, ट्रेकिया इसका पार्ट नहीं है। 3 इसके पार्ट होते हैं, तीनों को यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में आवाज हम जो बोल रहे हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? मनुष्य की बात कर रहा है। मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, एक तो पक्षियों के अंदर और एक मनुष्य के अंदर। पक्षी के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरिंग्स। नोट करना बेटा इसको, वापस से आप भूल ना जाओ, इसलिए सीरिंग्स बोलते हैं। और मनुष्य के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। तो मनुष्य के अंदर तो होता है लैरिंग्स जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, और सेरिंग्स भी आपको याद रखना है ये किस में प्रेजेंट होता है? ये बर्ड्स के अंदर होता है। बर्ड्स सुबह सुबह चहचहाते हैं तो याद रखना उनके अंदर साउंड बॉक्स कौन सा है? सेरिंग्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑक्सीजन फेफड़ों में अंततः पहुंचती है, यानी जब हम लोग ऑक्सीजन की बात करें या नॉर्मली जो गैसेस की बात करें तो वो लास्ट के अंदर अंततः लंग्स के अंदर कहाँ तक पहुँचती है? तो लंग्स की आपको मैंने ट्रैकियल ट्री पूरा बताया था, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स,
फिर लैरिंग्स आ गया, ब्रोंकाइस आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस आ गया, टर्मिनल, इस तरह से लास्ट तक जो पहुंचता है वो होता है एल्वियोली, जिसको हम लोग बोलते हैं कुपिका। राइट, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बेटा विचार करते हैं, ध्यान से पढ़ना। दो कथन हमको दे रखा है और दोनों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके प्लूरा नामक आवरण पाया जाता है। बिल्कुल, प्लूरा शब्द हमारे लंग से रिलेटेड है। ठीक है, फेफड़ों के बाहर जो इस तरह से, जैसे मैं आपको लंग्स बना के दिखाऊं तो इस तरह से लंग्स है। ओके, और इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण जिसको हम लोग कह सकते हैं पाया जाता है। इस आवरण को हम लोग बोलते हैं प्लूरा। इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। और इसके अंदर द्रव भरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल द्रव बोलते हैं। राइट, तो ये आपको याद रखना, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड बात करते हैं, एम्फाइसीमा फेफड़ों से संबंधित डिजीज है। बिल्कुल बेटा करेक्ट बात है। एम्फाइसीमा जब हम लोग एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में पढ़ते हैं कुछ डिजीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम एम्फाइसीमा डिजीज भी पढ़ते हैं। ये किससे रिलेटेड होती है? हमारे लंग से रिलेटेड होती है। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो असत्य कथन हमको बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट हमको स्टेटमेंट पूछा इसने। पहला बात करें तो श्वसन में, यानी कि रेस्पिरेशन की बात करें तो सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस ली जाती है। देखो बेटा, ऐसा तो है नहीं कि हमारा बॉडी इतना एडवांस काम करता है कि जितने भी गैसेस होती है उनको छांट के हम लोग बाहर छोड़ दें और सिर्फ ऑक्सीजन होता है उसी को हम अंदर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेते तो हम लोग सारी गैसेस होती है, लेकिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड होती है। राइट, इसलिए सर्वाधिक जो गैसेस रहती है एनवायरनमेंट के अंदर वो ही ज़्यादा जाएगी हमारे लंग्स तक। उसके बाद का अलग है कि ब्लड के अंदर कौन सी गैस मिक्स होती है। तो कौन सी गैस ज़्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर? आपको भी पता है नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक होती है, तो लंग्स तक भी आपको पता है नाइट्रोजन गैस ही अंदर जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बात करें, ब्रीदिंग क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नहीं बेटा, ब्रीदिंग तो एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें गैसों का अंदर लिया जाता है और गैसों को बाहर छोड़ा जाता है, बस इसी को ही हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया। तो याद रखना, इसमें से ए तो सही है और बी गलत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। अगर फेफड़ों को हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं आपको लंग्स की स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊं, राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर बेटा जी ध्यान से देखना, इधर वाला जो लंग्स होता है ये होता है राइट लंग्स, ये राइट लंग है, और ये वाला कौन सा होता है? लेफ्ट लंग्स होता है। राइट, ओके, तो यहां से ट्रेकियल ट्री गुजरता है और लंग्स के अंदर इंटर होता है प्राइमरी ब्रोंकस से। अब राइट वाला जो लंग होता है बेटा जी, इसके अंदर 3 लॉब्स प्रेजेंट होती है इस तरह से, और लेफ्ट वाले के अंदर सिर्फ 2 ही लॉब्स होती है। देखो, 1 लॉब, 2 लॉब और 3 लॉब्स, और लेफ्ट वाले के अंदर सिर्फ 2 ही लॉब पाई जाती है। तो जब मैंने आपको लंग्स पढ़ाया था, फेफड़ों के बारे में आपको जब मैंने बताया था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ओके, कौन कौन सी ये जो खांच आपको नज़र आ रही है, इसका नाम भी बेटा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो राइट लंग्स के अंदर कितनी होती है, यानी दाएं वाला जो फेफड़ा होता है उसमें तो 3 पालियाँ होती है, और बाएं वाले में कितनी होती है? 2 पालियाँ होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो श्वसनीय भाग होता है वो उपस्थित होता है। श्वसनीय भाग उपस्थित होता है। बेटा देखो, काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, हमने 2 पार्ट देखे थे, ऑब्वियस सी बात है।
जिसके अंदर श्वसनीय भाग हमको पूछा है। एक तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक आता है रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। कंडक्टिंग यानी जो सिर्फ चालन का काम करता है, वहां पर गैसों का आदान प्रदान उसमें नहीं होता, लेकिन श्वसनीय भाग होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। राइट, तो याद रखना गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, मोस्टली कोशिका के अंदर होता है। तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसके शिथिलन, शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन, ओके, किसके शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है? बेटा शिथिलन से पूछा है ना, किसके शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आप समझना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से लंग्स बना रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा जी। देखो, हमको वायु को लंग्स से बाहर निकालना, बाहर निकालने का मतलब इसका यानी लंग्स का जो प्रेशर होता है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रेशर अगर कम होगा तो ज़्यादा से कम की तरफ हवा बाहर निकलती है। अब प्रेशर को बढ़ाने के लिए बेटा, प्रेशर को बढ़ाने के लिए फेफड़ों का आयतन हमको कम करना पड़ेगा। जैसे आयतन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फेफड़ों के नीचे की तरफ लगा होता है एक डोम आकार का, क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, अब देखो डायफ्राम की खास बात क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूं। डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड होता है, गुंबद आकार का होता है। जब ये इस अवस्था में होता है तब ये होता है शिथिल अवस्था, रिलैक्स स्टेज, शिथिल अवस्था। फोकस करना इस चीज को, शिथिल अवस्था। जब इसमें संकुचन होता है, संकुचन होता है तब ये फ्लैट हो जाता है, इस तरह से क्या हो जाता है, तब ये फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। इसको फोकस करते हुए समझना, यानी जब ये शिथिल होता है तब तो ये डोम शेप्ड होता है, ऐसे गुंबद आकार का होता है, और जब ये संकुचित होता है तब ये सीधा हो जाता है, देखो ये फ्लैट हो जाता है। अब इसका हमको आयतन कम करना है तो ये डोम शेप में होना आवश्यक है, डोम शेप में इस तरह से। यानी कि मान लो अगर पहले ये चपटा था तो अब ये पहले जिस स्थिति में आने की कोशिश करेगा, जैसे ये डोम शेप हो जाएगा, अंदर की तरफ धसेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हवा बाहर आएगी। तो हमको करना क्या है, किसके रिलैक्सेशन से, तो बेटा डायफ्राम जब शिथिल होता है तो याद रखना आयतन कम होगा फेफड़ों का, जब आयतन कम होगा फेफड़ों का तो दाब बढ़ेगा फेफड़ों का, और जब प्रेशर बढ़ता है तो बाहर की तरफ हवा फेंक दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वास नली बनी होती है। बेटा ट्रेकिया जो होता है वो क्या हड्डियों की बनी होती है? नहीं। ट्रेकिया किसकी बनी होती है, श्वास नली किसकी बनी होती है? याद रखना ये कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज को हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। तो जो श्वास नली होती है वो उपास्थि की बनी होती है। मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या कितनी होती है? देखो बेटा, जो हमारी ट्रेकिया होती है, जो हमारी ट्रेकिया होती है, इसके अंदर इस तरह से सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी शेप के। ये जो छल्ले होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब और भी इसमें क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आए। ठीक है, ध्यान से समझना। और ओके, थोड़ा समझने की इसको कोशिश करना, ध्यान से देखना। तो जो सी आकार के छल्ले, देखो ये फ्रंट वाला इधर वाला, यानी कि ये सामने का हिस्सा इधर से है, तो इधर से अगर आप देखोगे तो जो आकार सी आकार के छल्ले होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, यानी कि सामने से तो कंप्लीट होते हैं और पीछे की साइड क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, इस तरह से होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर हुआ? तो सामने से तो ये कंप्लीट होते हैं सी आकार के छल्ले, और पीछे की साइड यानी कि डॉर्सल साइड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि सी आकार के छल्ले कौन सी साइड इनकम्प्लीट होते हैं, तो याद रखना डॉर्सल साइड इनकम्प्लीट होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 16 से 20 होती है मनुष्य के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो स्तनियों यानी कि स्तनधारी के अंदर डायफ्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? देखो अत्यंत महत्वपूर्ण काम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको पूछा डायफ्राम का। देखो बेटा डायफ्राम जो होता है वो सिंगल, याद रखना, ओनली एंड ओनली ब्रीदिंग में हेल्प करता है, हवा को बाहर छोड़ना, हवा को अंदर लेना, क्योंकि वो हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज करता है, उनका आयतन वो चेंज कर सकता है। तो याद रखना वो संवातन में हेल्प करता है, ब्रीदिंग के अंदर वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहा है ये, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान की बात करा तो वायु कुपिकाओं तथा रक्त केशिकाओं के मध्य होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि लंग्स के अंदर आपको पता है, सपोज करना ये लंग्स है एंड यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज आती है और यहाँ से वापस से जाती है, तो ये कैपिलरीज के अंदर बेटा जी याद रखना ऑक्सीजन इनके अंदर ऐड होता है, यानी कि इनके अंदर आता है, और CO2 जो रहता है वो इन लंग्स के अंदर चला जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो किसके थ्रू होता है याद रखना, एक तो कुपिका होती है, उसके बाद इसकी जो, अच्छा यहाँ पर देखो श्वसन झिल्ली का भी निर्माण होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन कौन करता है? एक तो कुपिका की झिल्ली करती है, दूसरी यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तीसरी जो होती है वो केशिका की एंडोथीलियम लेयर होती है। तीनों मिलकर आपको पता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। जितनी पतली ये झिल्ली होती है रेस्पिरेशन के अंदर उतना ही फायदा होता है, उतना ही फास्ट रेस्पिरेशन होता है, सॉरी उतना ही फास्ट एक्सचेंज होता है, राइट, ओके। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वायु कुपिका और रक्त केशिका के मध्य एक्सचेंज होता है, राइट बात है। रक्त तथा उत्तकों के मध्य, अच्छा बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर मान लो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन कभी ना कभी तो उस पार्ट की तरफ भी जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी की हर एक उस सेल को, हर एक उस कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएगा, वायवीय श्वसन कर पाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ग्लूकोज को तोड़ेगा और ऊर्जा बनाएगा, राइट बेटा। तो ये ऑक्सीजन वहां तक भी जाता है, टिश्यू के पास भी जाता है, अब टिश्यू के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है केशिका के अंदर वहां पर भी आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, टिश्यू आ गया, तो यहाँ पर भी ब्लड और टिश्यू के मध्य गैसेस का एक्सचेंज होता है, बिल्कुल सही बात है। किसके द्वारा होता है ये एक्सचेंज? डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन जिसको हम लोग विसरण बोलते हैं। विसरण के अंदर आपको याद रखना है ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट होता है किसी भी गैसेस का, किसी भी पदार्थों का, जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर एटीपी खर्च नहीं होती है। तो राइट आंसर हमको राइट ऑप्शन पूछा है तो फोर्थ इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो कथन है वो करेक्ट है गैसेज एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो कौन सा एक फेफड़ों की सुरक्षा करता है? इनमें से कौन है जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है? देखो बेटा हमारे जो लंग्स होते हैं मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड ध्यान से देखना। हाँ इस बार थोड़ा डायग्राम डेंजर वाला सा बन गया, समझ जाना थोड़ा आप, ठीक है। तो हमारे लंग्स मान लो यहाँ पर हमारे लंग्स है, सपोज करना यहाँ पर हमारे लंग्स है, समझना बेटा ध्यान से इसको, ठीक है। अब इन लंग्स का सुरक्षा कौन कर रहा है? ध्यान से देखो, पीछे तो आ जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सॉरी पीछे तो आ जाएगी हमारी क्या, वर्टिब्रल कॉलम आ गई है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। उसके सामने की बात करें तो सामने आती है स्टर्नम, यहाँ पर एक बोन होती है जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टर्नम बोलते हैं। अब यहाँ से रिब्स निकलती है इस तरह से, इधर आके जुड़ती है, ठीक है, पसलियाँ आती है इधर आके जुड़ती जाती है, 7 पसलियाँ आती है वो तो ट्रियो होती है 7 जोड़ी, 8वीं 9वीं 10वीं जो होती है वो 7वीं पे जुड़ती है तो उनको हम लोग फॉल्स बोलते हैं, और 11वीं 12वीं होती है वो हवा में रहती है उनको हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो रिब्स भी हेल्प कर रही है और कशेरुक दंड जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं वो भी प्रोटेक्ट कर रहा है और स्टर्नम तो एक्चुअली कर ही रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसके राइट हो जाएगा, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है वो किस प्रकार की क्रिया है?
देखो बेटा, रेस्पिरेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब से निम्न दाब या फिर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का गमन हो रहा है। चलो ये तो पता चल गया कि हाँ भौतिक प्रक्रिया तो है, साथ में हम लोग सांस ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, एक फिजिकल फिनोमिना भी हो रहा है पूरा। केमिकल की बात करें तो जो गैसेस के कारण आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होते हैं श्वसन के अंदर, और क्या होता है आपको पता है ना, कोशिका के अंदर ब्रेक होता है, भोजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड बन भी रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक प्रकार का केमिकल फिनोमिना भी है, केमिकल प्रोसेस भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक रासायनिक क्रिया, ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं। किसको? श्वसन को। अगर आपसे पूछे कि संवातन यानी कि ब्रीदिंग किस प्रकार की क्रिया है, तब आपको ओनली भौतिक प्रक्रिया को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंठ, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं अपना, किसका रूपांतरित भाग है? अगर आप अपने एनसीईआरटी के अंदर वो डायग्राम देखोगे फर्स्ट वाला, तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्या है बेटा, ये हमारी श्वास नली है ना, श्वास नली। तो इस श्वास नली के ऊपर आप इस तरह से देखोगे, यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन सा निकला रहता है, एक रूपांतरित पार्ट रहता है जो इसी का ही रहता है। इसी को तो हम लोग कंठ बोलते हैं। यहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप एनसीईआरटी में देखना। तो ये किसका रूपांतरित भाग है बेटा? याद रखना, ये श्वास नली का ही रूपांतरित भाग होता है, ट्रेकिया का ये मॉडिफिकेशन पार्ट है। इतना क्लियर हो गया? ओके। 20 नंबर की सॉरी बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो वक्षीय गुहा किसके संकुचन से बड़ी होती है? जो हमारा थोरेसिक कैविटी होती है, वक्षीय गुहा की बात करें तो किसके संकुचन से बड़ी होती है? देखो चलते हैं वापस से डायफ्राम के अंदर, और मैं आपको पहले लंग्स बना के थोड़ा सा बता देता हूं। ये दो हमारे लंग्स होते हैं, समझना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, देखो बड़ी करना है इसको, है ना, इसका आयतन बड़ा करना है। तो डायफ्राम जो होता है वो इस तरह से डोम शेप में होता है, गुंबद आकार का होता है। अगर अच्छा, ये कौन सी अवस्था में? ये शिथिल अवस्था में, इस टाइम शिथिल अवस्था में। अगर मैं इसको संकुचित कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, इस तरह से संकुचित होकर संकुचन हो जाएगा इसमें। तो यही तो पूछा है कि वक्षीय गुहा यानी कि जो थोरेसिक कैविटी होती है वो किसके कॉन्ट्रैक्शन से, किसके संकुचन से बड़ी होती है, यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। तो डायफ्राम के संकुचन के कारण हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट लास्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नून प्लेटफॉर्म के बारे में भी। तो बेटा नून के अंदर हमने 21 नंबर चैप्टर अभी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। 7 से 8 बजे रोज इवनिंग को हमारी लाइव क्लासेस रहती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 21वां चैप्टर हमारा रनिंग में है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी मेरी, उसके साथ साथ आपको हाई क्वालिटी बेस्ट कंटेंट वाला नोट्स में मिलेगा एज ए फॉर्म ऑफ PDF। उसके अलावा कोई आपको दिक्कत हो किसी टॉपिक के अंदर, किसी क्वेश्चंस के अंदर, तो कोई भी एनसीईआरटी की लाइन में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिना किसी मतलब रुकावट के डायरेक्टली मुझसे उसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस के अंदर पूछ सकते हो, मैसेज के फॉर्म में भी पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लास 11th के लिए हमारा चल रहा है हिंदी मीडियम के लिए, तो वहाँ पर जाइए और नून ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन कीजिए PCMB उत्तर प्रदेश UP बोर्ड से। ओके, डायरेक्टली आप 100% फ्री ये जो हमारा कोर्सेज चल रहा है साइंस का, इसमें आप ऐड हो जाओगे। तो मिलते हैं फिर नून ऐप के ऊपर।